हेलो पीपल। तो कैसा गया आप सबका आज का एग्ज़ाम? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूले। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में जो क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं दोस्तों, वो है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का है, बीए प्रोग्राम वालों के लिए। ये नॉन एसवाल रेगुलर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेबी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जो सेबी है हमारा शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हमें कैसे लिखना है। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, यानी कि सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सेबी की स्थापना जो होती है अगर संवैधानिक रूप से देखें तो 1992 में होती है 12 अप्रैल। उससे पहले जो ये था ये क्या था, एक गैर संवैधानिक निकाय था, यानी कि एक गैर संवैधानिक एजेंसी थी। आगे समझते हैं सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। ठीक है, तो सेबी का अगर मेन कार्य देखें, मेन काम देखें तो क्या है, तो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा करना, यानी कि जो प्रतिभूति में निवेशक होते हैं उनके हित की रक्षा करना और साथ में प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा भी देना और विनियमित करना। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है और साथ में अगर क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो बड़ी बड़ी सिटियों में जैसे कि अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। तो सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था। इसे पूंजी मुद्दे अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो सेबी से पहले क्या था, हमारा पूंजीगत मुद्दे का नियंत्रण यानी कि कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। तो 1988 में इसे स्थापित तो किया था भारत सरकार के अंतर्गत, लेकिन एक गैर संवैधानिक तरीके से किया गया था, संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया था। प्रारंभ में से भी एक गैर वैधानिक निकाय था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, संवैधानिक नहीं था, गैर वैधानिक था, जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी, यानी कि कानूनी शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। जब इसकी स्थापना 1992 में की गई तो दोस्तों इसे मतलब कि स्वायत्त निकाय यानी कि एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया, साथ में से संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई यानी कि कानूनी शक्तियाँ प्रदान की गई। सेबी की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा कई अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो सेबी में एक सबसे पहले तो एक अध्यक्ष होता है और कई अन्य पूर्णकालिक यानी कि जो हमेशा रहने के लिए और अंशकालिक यानी कि जो थोड़े समय के लिए रहने वाले सदस्य होते हैं। यह समय समय पर तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच हेतु विभिन्न समितियां भी नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो जो सदस्य होते हैं वो अलग अलग तरह की समितियां भी नियुक्त करते हैं जो क्या करती हैं, अलग अलग मुद्दों की जाँच करती है। इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा एक सैट का गठन भी किया गया है जिसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सैट। सैट में एक पीठासीन अधिकारी तथा 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें तो एक हमारा पीठासीन अधिकारी होता है और 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। सेबी के पास वही शक्तियाँ हैं जो एक दीवानी न्यायालय में निहित होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सैट के निर्णय आदेश से सहमत नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा सैट ने बना दिया, कुछ ऐसे निर्णय निर्माण कर दिए हैं जिससे अगर किसी व्यक्ति को कोई भी असहमति है तो वो कहाँ जा सकता है दोस्तों, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अपील के लिए। आगे समझते हैं सेबी की शक्तियाँ एवं कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जब भी शॉर्ट नोट लिखना है तो आपको इसके आंसर में ज़रूर ये सेबी की शक्तियाँ और कार्य लिख के आने हैं। तो सेबी एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है जो विनियमन का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है तथा जुर्माना भी लगा सकता है। तो इस काम से भी कर सकता है। अगला काम है इसका, यह 3 श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। सबसे पहला है जारीकर्ता, एक बाजार उपलब्ध कराना जिसमें जारीकर्ता अपना वित्त बढ़ा सके। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है इसका जारीकर्ता, यानी कि एक बाजार उपलब्ध कराता है जिसमें क्या करते हैं, जारीकर्ता जो होते हैं
वो अपना वित्त बढ़ा सकते हैं, यानी कि पैसे बढ़ा सकते हैं। अगला है निवेशक, सही और सटीक जानकारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो दूसरा काम इसका यह है कि सही और सटीक जानकारी एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। मध्यवर्ती या बिचौलिए, बिचौलियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी पेशेवर बाजार को सक्षम करके। ठीक है, साथ में बिचौलियों के लिए क्या करना है, एक अलग से बाजार यानी कि कंपटीशन वाला बाजार बनाना। अगला है प्रतिभूति कानून अधिनियम 2014 द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि की किसी भी मनी पुलिंग योजना को विनियमित करने तथा गैर अनुपालन के मामलों में संपत्ति को संलग्न करने में सक्षम है। ठीक है, इससे पहले ये नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, 2014 में संशोधन करके इसे क्या कर दिया गया, सक्षम बना दिया गया है। सेबी के अध्यक्ष के पास तलाशी, जांच और जब्ती संबंधी ऑपरेशन का आदेश देने का अधिकार है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि सेबी में एक अध्यक्ष होता है, तो उसके पास तलाशी और जांच और जब्ती संबंधी ऑपरेशन का आदेश देने का अधिकार है। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार के प्रतिभूति लेन देन के संबंध में व्यक्ति या संस्थाओं से टेलीफोन कॉल डाटा रिकॉर्ड जैसी जानकारी भी मांग सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब क्या है, एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण तथा विनियमन का कार्य करता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में, तो इससे ये सारे जो होते हैं सेबी के अंडर में ही कार्य करते हैं। इसी के अंडर में पंजीकरण करा के विनियमन का कार्य होता है। यह स्वयं नियामक संगठनों को बढ़ावा देने, उन्हें विनियमित करने और प्रतिभूति बाजार संबंधित धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए भी कार्य करता है। तो इसका ये अलग से कार्य भी है। अगला समझ लेते हैं, निष्कर्ष पे आ जाते हैं दोस्तों। निष्कर्ष आपको क्या लिख के आना है, क्योंकि हमें सेबी के बारे में हमेशा शॉर्ट नोट ही आता है ज़्यादातर लिखने के लिए। तो वास्तव में एक अभिवृत्तिक परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि बाजार के बारे में सैकड़ों की संख्या में ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध है जो दर्शाती है कि बाजार अपराधियों से भरा है, जिसके चलते सख्त कार्रवाई और गंभीर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो सेबी में मतलब अभी भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सेबी का बाजार है वो भी अपराधियों से भरा हुआ है, जिसके चलते इनको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, गंभीर हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाजार को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस संदर्भ में सेबी को गहन समीक्षा और शोध करने की आवश्यकता भी है। ठीक है, तो बाजार को कैसे और अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है, तो इस पर भी सेबी को भी सोचना पड़ेगा। फंड्स के आकार में वृद्धि कभी भी सफलता का मानक नहीं हो सकती और ना ये प्रदर्शित कर सकती है कि बाजार विनियमन के इस खंड क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन हो रहा है। सेबी को अपने संगठन के अंतर्गत मानव संसाधनों से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये आप निष्कर्ष में डाल के आएंगे तो इस तरीके से आपको जो आपका आंसर होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।